तो दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी विथ मदन वर्मा चैनल में। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे द्वारा इस समय ROA 2023 और PCS प्री 2024 इन दोनों का कंबाइंड बैच GS का चलाया जा रहा है, जिसमें आपको लगातार वीडियो क्लासेस दी जा रही हैं। दोस्तों हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इसके अलावा जितनी भी हमारी वीडियो हैं, आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं घटना चक्र के पूर्वावलोकन सीरीज से भौतिक विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। ठीक है, यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए दिया गया कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? देखिए यहाँ पर दिया गया कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है, इतना होता है। एक प्रकाश वर्ष में आपका 9.46 गुणे 10 के घाते 15 मीटर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। ठीक है, यह प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो किसकी इकाई है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ये दूरी की इकाई है। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है आपका कि माप की कौन सी इकाई है जिसको आप 0.39 से गुणा करेंगे तो इंच प्राप्त हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आप सेंटीमीटर में 0.39 से गुणा करेंगे तो आपको ये इंच प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि 1 नैनोमीटर होता है। तो 1 नैनोमीटर कितना होता है? ये होता है आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 10⁻⁷ सेंटीमीटर। ठीक है, 10⁻⁷ सेंटीमीटर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? ठीक है, तो ताप के किस पैमाने में आपका ऋणात्मक मान नहीं होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, केल्विन। केल्विन में, ये केल्विन के पैमाने में आपका ऋणात्मक मान नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ठीक है, तो इसमें से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड इसमें से ऊष्मा की इकाई नहीं है। ठीक है, बाकी जूल, कैलोरी, जूल और अर्ग ये तीनों ऊष्मा की इकाई हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित कराना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर भौतिक राशियाँ दी गई हैं और यहाँ पर उसकी इकाइयाँ दी गई हैं। ठीक है, तो इन भौतिक राशियों को इनकी इकाई से हमको सुमेलित कराना है। कौन सी भौतिक राशि कौन सी भौतिक राशि की कौन सी इकाई होगी या कौन सा उसका मात्रक होगा, हमको इससे सुमेलित करना है। ये देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है पहले में त्वरण। ठीक है, पहले में क्या दिया गया है? त्वरण दिया गया है। तो त्वरण की भौतिक इकाई क्या हो जाएगी? तो देखिए त्वरण की हो जाएगी आपकी मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड ये हो जाएगा त्वरण का आपका इकाई। आगे दिया गया है बल। तो बल का क्या हो जाएगा? बल का आपका हो जाएगा न्यूटन। सी में दिया गया है कृत्य कार्य। तो सी का कृत्य कार्य का क्या हो जाएगा? कार्य का हो जाता है जूल। और आवेग का हो जाएगा आपका न्यूटन सेकेंड। ठीक है, न्यूटन सेकेंड ये आवेग का हो जाएगा। तो ये इसका मैचिंग हो जाएगा। आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कराना है। तो यहाँ पर देखिए इकाई दी गई है और यहाँ पर उसके प्राचल दिए गए। ठीक है, तो हमको इकाई के साथ उनके प्राचल यानी कि उनकी भौतिक राशियों को मैच कराना है। आइए देख लेते हैं। तो देखिए दिया गया कि वाट। ठीक है, तो वाट किसकी इकाई है यहाँ पर? तो वाट आपका जो है हो जाएगा शक्ति की। ठीक है, वाट किसकी इकाई है दोस्तों? वाट हो जाएगा आपका शक्ति की इकाई है। और यहाँ पर दिया गया नॉट। तो नॉट किसकी हो जाएगी? बी में, ये समुद्री जहाज़ की गति से होती है। ठीक है, नॉट, ये जो नॉट है ये समुद्री जहाज़ की गति से नापी जाती है। ठीक है, आगे दिया गया है नॉटिकल मील। तो नॉटिकल मील किसके लिए है? तो ये नौ संचालन के लिए है। ठीक है, और कैलोरी किसके लिए है? तो ये ऊष्मा के लिए। ठीक, तो इस प्रकार से इसका मैचिंग हो जाएगा। आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए। ठीक है, चलिए आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए दिया गया कि शक्ति का मात्रक जो होता है ये जूल प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। ठीक, इसे हम वाट कहते हैं।
नॉट जो है ये समुद्री जहाज़ की गति मापने की इकाई है, और नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, नॉटिकल मील कहते हैं। ठीक है, नॉटिकल मील में मापते हैं। और कैलोरी यह ऊष्मा की मात्रा को मापने की इकाई है। ठीक है, कैलोरी जो है यह ऊष्मा की मात्रा को मापने की इकाई है। ठीक है, चलिए प्रश्न है कि डाप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है। ठीक है, तो डाप्सन से हम क्या नापते हैं यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ओजोन सांद्रता को नापते हैं। ठीक है, डाप्सन इकाई जो है इससे हम ओजोन की सांद्रता को नापते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कराना है। देखिए एक तरफ उपकरण यंत्र दिए गए हैं और दूसरी तरफ मापन की गई राशि दी गई। ठीक है, तो हमको इन दोनों को मैच कराना है। आइए मैच करा लेते हैं। देखिए पहला है ए में अमीटर। ठीक है, तो अमीटर किससे हो जाएगा मैच, ये हो जाएगा इससे धारा से। ठीक है, अमीटर का क्या हो जाएगा, अमीटर की मापन की इकाई राशि क्या है, धारा है। ठीक है, बी में दिया गया हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर किससे मैच हो जाएगा, ये हो जाएगा सापेक्ष आर्द्रता से। ठीक है, हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता में मापा जाएगा। और सी है स्प्रिंग तुला। ठीक है, स्प्रिंग तुला, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका भार। ठीक है, और बैरोमीटर से क्या हो जाएगा, बैरोमीटर आपके मापन की गई राशि कौन है, दाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मैचिंग रहा। वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिए। इसकी व्याख्या देख लीजिए। दिया गया कि अमीटर से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मापन किया जाता है। ठीक है, तो अमीटर से क्या नापा जाता है, विद्युत धारा का मापन किया जाता है। ठीक है, आगे दिया गया है कि हाइग्रोमीटर से क्या होता है, तो हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। ठीक, और स्प्रिंग तुला से क्या होता है, तो स्प्रिंग तुला से किसी वस्तु के भार का मापन किया जाता है, किसी वस्तु के भार का मापन किया जाता है। और यहाँ पर दिया गया बैरोमीटर, तो बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। ठीक है, बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है, एयर प्रेशर को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। तो इनमें से कौन सी थर्मामीटर है जिसको कि 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक जब ताप होगा तो उसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पायरोमीटर का। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो देखिए इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, तो देखिए इसका पहला ए आंसर जो है यही सही सुमेलित है, यानी थर्मोरेसिस्टर इसका सही सुमेलित है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। ठीक है, थर्मोरेसिस्टर से ये इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर सही सुमेलित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है राडार उपयोग में आता है। ठीक है, तो राडार किस चीज़ के उपयोग में आता है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। ठीक है, तो राडार का उपयोग कहाँ किया जाता है, किसी वस्तु की स्थिति जानने के लिए हमको राडार का उपयोग किया जाता है, जो कि रेडियो तरंग के माध्यम से किसी वस्तु की स्थिति को पता ज्ञात करता है। ठीक है, चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लीजिए। देखिए दिया गया कि राडार शब्द मूलतः एक संक्षिप्त रूप है जिसका पूर्ण रूप क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। ठीक है, रैंगिंग यह वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा या गति ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो ये राडार का उपयोग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया कि किसको जब कोई ट्रेन चलना शुरू करती है तो उसमें बैठे हुए यात्रियों के सिर पीछे की ओर क्यों झुक जाते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, स्थिरता का जड़त्व। ठीक है, स्थिरता का जड़त्व होने के कारण लोगों के सिर जो है ये पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम दिया था। तो इस नियम को किसने दिया था, इस नियम को दिया था न्यूटन ने। ठीक है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किसने दिया था, तो ये न्यूटन ने दिया था। ठीक है, चलिए देखिए व्याख्या देख लीजिए। देखिए दिया गया कि न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये न्यूटन का तीसरा नियम है जिसे कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। गति के तृतीय नियम के अनुसार जब कभी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। ठीक है, तो न्यूटन के कहने का मतलब यही है कि जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो जितनी मात्रा में वह बल लगाती है उतनी ही मात्रा में दूसरी वस्तु भी पहले वस्तु पर बल लगाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, ये किया था न्यूटन ने। ठीक है,
तो ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम किसका है? ये न्यूटन का नियम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कथन और कारण से है। ठीक है, तो देखिए कथन दिया गया है यहाँ पर कि जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। ठीक है, ये कथन दिया गया है। कारण में क्या दिया गया है? कारण दिया गया है कि सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है। ठीक है, तो ये कारण दिया गया है। अब हमको ये बताना है कि इसमें से क्या कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है इसका ए आंसर सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कथन और कारण दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर कथन दिया गया है जो कि जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है, ये कथन आपका सही है। और जो कारण दिया गया है कि सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है, तो ये भी कारण सही है। ठीक है, तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी सदिश राशि है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विस्थापन। विस्थापन क्या है? यह सदिश राशि है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए दिया गया कि वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों ही होते हैं सदिश राशि कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या क्या होते हैं सदिश राशि में? इसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी, इसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, जैसे संवेग, बल, त्वरण, विस्थापन आदि। ठीक है, और आगे दिया गया कि किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चली दूरी विस्थापन कहलाती है। विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है, तो विस्थापन क्या है? यह किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चली गई दूरी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4 संबंधी 9 है तो उनके वेगों का अनुपात होगा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि दो समान द्रव्यमान की वस्तुएं हैं। ठीक है, और दोनों समान वस्तुओं द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात जो है वह 4:9 है। ठीक है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2 संबंधी 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। ठीक है, तो इनमें से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए दिया गया कि रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट से गैसें अत्यधिक वेग से पीछे की ओर निकलती हैं तथा रॉकेट को आगे की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक संवेग प्रदान करती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसके संबंध में एक क्रांति ला दी है। ठीक है, तो इनमें से मोबाइल और ऑटोमोबाइल ने कौन सी ऐसी ग्रामीण क्षेत्रों में उनके सामाजिक जीवन में कौन सी क्रांति लाई है? आइए देख लेते हैं। देखिए पहला इसमें दिया गया है कि लोगों के आवागमन के संबंध में, दूसरा दिया गया कि लोगों के जुड़ाव के संबंध में, तीसरा दिया गया कि लोगों की संवेदनशीलता के संबंध में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर तीन कथन दिए गए हैं। ठीक है, तो इन तीनों कथनों में कौन कौन से सही हो जाएंगे आइए देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर सही होगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, यानी केवल 1 और 2 कथन जो है ये सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर केवल एक कथन जो है पहले में है लोगों के आवागमन के संबंध में, यह सही है। और तीसरा जो कथन है, जो दूसरा कथन है लोगों के जुड़ाव के संबंध में, तो यहाँ पर पहला और दूसरा कथन ये दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एस्फाल्ट। एस्फाल्ट जो है ये पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है। ठीक है, इसका जल में भार होगा। तो एक भारहीन गुब्बारा है जिसमें 200 ग्राम जल भरा गया है, तो इसका जल में भार कितना होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 0 होगा। ठीक है, इसका भार जल में कितना होगा? 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पहला कथन दिया गया है कि तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तंतु प्रकाशिकीय जो है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, यह पहला कथन दिया गया है। दूसरा कथन दिया गया कि प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। तीसरा कथन दिया गया कि प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्त अवरोध से मुक्त है।
चौथा कथन दिया गया है कि भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सन्नद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। आइए देख लेते हैं इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, यानी 1, 2 और 3 ये जो कथन दिए गए हैं ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कथन 1 सही है, कथन 2 सही है और कथन 3 सही है। ठीक है, ये तीनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न कि प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है। तो प्रकाश तंतु ये किस सिद्धांत पर काम करता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, पूर्ण आभ्यंतर या आंतरिक परावर्तन पर। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह प्रकाश तंतु काम करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मरीचिका बनना उदाहरण है। ठीक है, मरीचिका बनना उदाहरण है, तो मरीचिका बनना किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कुल आंतरिक परावर्तन का। ठीक है, कुल आंतरिक परावर्तन का ये उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न है कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि। ठीक है, तो आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो नीले प्रकाश का प्रकीर्णन चूंकि सबसे अधिक होता है इसलिए आकाश जो है नीला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। देखिए पहले कथन में दिया गया कि आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का कम प्रकीर्णन है। ठीक है, दूसरा कथन यहाँ पर दिया गया है आपका कि इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, और तीसरा कथन दिया गया कि सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, तो ये 3 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। आइए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है, यानी 1 और 3 जो है ये कथन सही है। ठीक, तो कथन 1 और कथन 3 को देख लेते हैं क्या क्या है दिया गया है। तो देखिए कथन 1 में दिया गया है आपका आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का कम प्रकीर्णन है, ये कथन सही है। और तीसरा कथन दिया गया है सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, ये तीसरा कथन भी सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है। तो वायु में जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, जब जल में वायु का बुलबुला होता है तो वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए दिया गया कि पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है अवतल लेंस अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है, इसलिए जल में डूबे हुए बुलबुले के लेंस की प्रकृति बदल जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब दिखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। तो किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब दिखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है। ठीक है, तो दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बैगनी रंग। ठीक है, बैगनी रंग सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है। तो दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो ये बनता है रेटिना के पीछे। ठीक है, रेटिना के पीछे ये दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए दिया गया कि दूरदृष्टि दोष में पीड़ित कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। ठीक है, ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु यानी 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। इस दृष्टि दोष में पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टिपलट यानी रेटिना के पीछे फोकस करती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखिए क्या पूछा जा रहा है कि सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग है जो कि शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लाल रंग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मनुष्य की आँख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। यही कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, ये कथन गलत हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा।
बाकी यहाँ पर जो 3 कथन दिए गए हैं, दिया गया है कि मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है, ये आपका कथन सही है। ठीक है। इसके अलावा 2 कथन और दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए सी दिया गया है कि सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकेंड होती है, ये भी सही है। दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकेंड होती है, ये भी सही है। ठीक है, तो यह तीनों कथन यहाँ पर सही है, केवल ये जो बी है ये गलत है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। ठीक है, यानी कुल मिलाकर कि कितना तापमान हो जाएगा उस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ठीक है, सेल्सियस, ये जो सेल्सियस है और ये जो फ़ारेनहाइट है, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा -40 डिग्री। ठीक है, -40 डिग्री पर ये दोनों आपके बराबर होंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो इनमें से दिया गया कि स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एथिलीन ग्लाइकाल। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकाल जो होता है ये स्वचालित इंजनों के लिए हिमरोधी के रूप में उपयोग होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है वो कथन और कारण से दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं। कथन दिया गया है कि हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। ठीक है, तो हल्के रंगीन जो कपड़े होते हैं वो गर्मी में वरीयता दी जाती है, ये कथन कह रहा है। और कारण में क्या है? कारण में है कि हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर भी आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं कि हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है, ये सही है। और यहाँ जो कारण दिया गया है इसका कि हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, ये दोनों सही है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, ये प्रश्न दिया गया है कि जो सफ़ेद कपड़े होते हैं वो काले कपड़ों की अपेक्षा ठंडे होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्यों होते हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर डी, वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं। ठीक है, वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, इसीलिए वो काले कपड़ों की अपेक्षा ठंडे होते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न भी कथन और कारण से दिया गया है, तो आइए देख लेते हैं। देखिए कथन में दिया गया कि कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, यानी जिसको ब्लैक होल कहा जाता है, तो ये दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। और कारण दिया गया है आपका कि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। ठीक है, तो ये देख रहा है कि जो कृष्ण छिद्र होता है या जो ब्लैक होल होता है वो उसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि वो वहाँ से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो ये कथन और कारण दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सोनार एक प्रकार का राडार होता है, इससे हम महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जान सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो इनमें से किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विकिरण। तो विकिरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से मापी जाती है। तो ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आयाम द्वारा मापी जाती है। ठीक है, आयाम द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि। ठीक है, तो चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ठीक है, और चंद्रमा पर जब वायुमंडल नहीं है तो वहाँ पर संचार करने का माध्यम नहीं मिल पाता है। ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। दिया गया कि ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम का होना आवश्यक है। ठीक है, परंतु चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण वहाँ द्रव्यात्मक माध्यम नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं हो पाता। फलतः चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे से की बात को नहीं सुन सकते हैं। ठीक है,
तो देखिए ध्वनि को एक संचारित होने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो चूंकि वहाँ पर वायुमंडल ही नहीं है, इसलिए हम वहाँ पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बातें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कि टेलीविज़न ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अवरक्त, ठीक है। तो टेलीविज़न ग्राही की दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग की जाती है? तो ये अवरक्त वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग की जाती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप सब तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।